नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 मार्च 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पाठ्यक्रम होता है उसका एक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। आपको हर चीज बताई जाएगी, क्या होता है सिलेबस में, किस तरीके के खंडवार आपको चीजों को पढ़ना होता है। यह वर्कशॉप बायजूस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन पर 5 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजित करी जाएगी और यह बिल्कुल निशुल्क है। आपको इसमें भाग लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लें और इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। आपके सामने ये कथन दे रखे हैं। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। जन औषधि केंद्र दवा और सर्जिकल उपकरण दोनों बेचते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर के द्वारा जन औषधि रथ इसका शुभारंभ किया गया है। तो हम लोग प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इस परियोजना में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए 2008 में एक परियोजना स्टार्ट करी गई थी फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा उसके द्वारा, और उसका नाम था जन औषधि अभियान। इसी अभियान का 2015 में जो नाम चेंज होके वो क्या हो गया, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना हो गया। अब बेसिकली जब भी हम इस परियोजना की बात करते हैं तो यहां पर जो जेनरिक दवाइयां होती हैं, ठीक है, इनके बारे में सरकार जो है वो जागरूकता फैलाने की बात करती है। क्योंकि देखिए हमको क्या लगता है कि जैसे कोई दवाई है, ठीक है, उसकी मार्केट में कीमत है 100 रुपए, अगर वही दवाई सरकार 20 रुपए में या 30 रुपए में बेचती है तो मन में एक डाउट आ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि दवाई के अंदर जो सॉल्ट है या जो केमिकल है वो लोअर क्वालिटी का हो, ये दवाई उतनी असरदार ना हो। तो इस चीज को दूर करने के लिए यहां पर जो जेनरिक दवाइयों का कॉन्सेप्ट था वो लाया गया ताकि समाज में हर व्यक्ति की सस्ती दवाइयों तक पहुंच बन सके और जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनके बारे में जितना जागरूकता फैलाई जा सके, जो भी उसके बारे में नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसको दूर करा जा सके, इसलिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था। अगर इस परियोजना के क्रियान्वयन की बात करें तो एक एजेंसी है, बेसिकली एक ब्यूरो है, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है और ये आता कहां पर है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल में, यानी कि रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला कथन सत्य हो जाएगा। यह योजना भी रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन आती है। सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना, यह भी कथन सही है। अब इस योजना के अंदर जो दवा है और जो सर्जिकल उपकरण होते हैं दोनों बेचे जाते हैं, तो ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। यहां पर तीनों कथन सही हो जाएंगे तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कुछ आपके सामने सैन्य अभ्यास दे रखे हैं और यहां पर भारत का किस देश के साथ वो अभ्यास होता है उसके बारे में दे रखा है, कौन से युग्म सुमेलित हैं, सही है, उनके बारे में आपको पता लगाना है। आसान प्रश्न है, हमेशा चर्चा में रहता है कोई ना कोई एक्सरसाइज, तो इसको पॉज करके लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, क्योंकि यहां पर शिन्यू मैत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमारे और जापान के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये हो रही है। और बेसिकली ये हो कहां रही है, ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये हो रही है कोमात्सु जापान के अंतर्गत। जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम धर्मा गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो देखिए सबसे पहला है गरुड़ शक्ति। तो यहां पर गरुड़ शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ ना होकर किसके साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। धर्मा गार्जियन नेपाल के साथ नहीं, अभी मैंने बताया आपको जापान के साथ होती है। वरुण इंडोनेशिया लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये हम फ्रांस के साथ करते हैं, नेवी की एक्सरसाइज होती है। शिन्यू मैत्री ये जापान के साथ एकदम सही है, तो यहां पर एक ही युग में सही है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने कथन सत्य हैं, आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अपनी वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 40 से 70% के केएनओपी कवर वाले वृक्ष क्षेत्रों को मध्यम सघन वनों के रूप में जाना जाता है। 40% से कम केएनओपी कवर वाले किसी भी क्षेत्र को सर्वेक्षण के तहत वन क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाता है। इसमें वृक्षारोपण भी शामिल नहीं है। इसको करने का प्रयास करिए।
अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, तो इसमें इंडिया के जो फॉरेस्ट और ट्री कवर हैं उसके बारे में कई सारी चिंताएं जाहिर करी गई हैं यहाँ पर, और कई सारे फैक्ट भी निकले हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट चूंकि हर 2 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो देखिए, ये वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। 40 से 70% केएनओपी का मतलब होता है कितना पेड़ों से उसका जो स्थल है वो घिरा हुआ है, उसको हम लोग केएनओपी कहते हैं। इसको मध्यम सघन वन के रूप में जानते हैं, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। 40% से कम केएनओपी जो होती है उसको वन क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाता, ये गलत हो जाएगा। तो चौथे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वृक्षारोपण भी शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको करते हैं। तो यहां पर हमारे 2 कथन सही हैं, 2 गलत हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एफसीआरए से संबंधित है। पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं क्या आई है। तो एफसीआरए के अंतर्गत यहां पर सरकार ने क्या किया है, सीपीआर, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। इसके लाइसेंस को बेसिकली यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नहीं ले पाएंगे, तो इस वजह से यहां पर एफसीआरए जो एक्ट है हमारा, ये चर्चा में आ जाता है। अब एफसीआरए के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर बेसिकली कोई भी जो एनजीओ वगैरह होते हैं ना, ये बाहर से जो विदेशी अंशदान लेते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई एजेंसी, ठीक है, यहां पर पैसा देती है और पैसा देने के बाद वो इस एनजीओ से या इस संस्था से कुछ ऐसे काम कराए जो हमारे देश के विरोध में हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की सुरक्षा, संप्रभुता, इन सब चीजों को देखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो इसको मेरे ख्याल से आपने पॉज करके अभी तक लगा लिया होगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी धन को विनियमित करता है, ये एकदम सही कथन है। विदेशी दान देने के लिए एनजीओ को एसबीआई में ही खाता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एसबीआई की दिल्ली ब्रांच जो है, वहां पर इनको अपना एक अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। एनजीओ को धन प्राप्त करने के उद्देश्य को निर्देश करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। आपको बताना होगा कि ये जो पैसा है ये किस उद्देश्य के लिए आ रहा है, और उसी उद्देश्य में ही खर्चा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने मांगा है पैसा बच्चों के एजुकेशन के लिए और आप उसको किसी और चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। यदि एक एनजीओ कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो धन को उस एनजीओ से दूसरे एनजीओ में स्थानांतरित किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ट्रांसफरेबल ऑफ मनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया, चार्टर एक्ट 1813 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी आधुनिक भारत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो ये आपके सामने कथन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। सही कथन की पहचान करनी है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य जो था, मोनोपोली जो थी, उसको समाप्त करा गया है, बट चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर, बिल्कुल सही कथन है। कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया, यह भी एकदम सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, यह गलत कथन है। तो यहां पर हमारे सही कथन पहले और दूसरे हो जाएंगे। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए। आज के तथ्य में देखते हैं स्वायत्त पहल के बारे में। देखिए, स्वायत्त जो है ना, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे ना इसका फुल फॉर्म तुम्हें पता लग जाएगा। स्वायत्त SWAYATT लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, एस से होता है हमारा स्टार्टअप, डब्ल्यू से होता है वुमेन यानी महिलाओं की बात करी जा रही है, वाई से होता है यूथ, एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन और GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो बेसिकली से ही आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो है ये प्रोत्साहन देते हैं किसको, स्टार्टअप्स को, वुमेन्स को, यूथ को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें किस चीज को, ई ट्रांजैक्शन को ऑन GEM। अब ये तो बात हो गई स्वायत्त पहल की, ठीक है। यहां पर न्यूज इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि यहां पर स्वायत्त पहल जो थी, इसकी सफलता के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया। तो यहां पर हमको ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर सरकार ने कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं, इनको 3-4 बार आप पढ़ेंगे आपको ऐसे याद हो जाएगा कि GM पोर्टल जो बात करते हैं, तो उसमें 8.5 लाख से ज्यादा जो MSEs हैं, इनका रजिस्ट्रेशन यहां पर करा गया है। तो ये एक अच्छी प्रगति देखने को मिली है। टोटल अगर ऑर्डर्स की बात करें तो वो 68 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स यहां पर आ चुके हैं, और 1.87 लाख से ज्यादा का बिजनेस GEM पोर्टल से हो चुका है। अब आप बोल रहे हो कि बार बार GEM की बात कर रहे हैं, GEM पोर्टल होता क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, इन गवर्नमेंट के अंदर जो भी विभाग आते हैं या जो PSUs आते हैं, जो भी संगठन आते हैं, ठीक है, इनके काम में यूज होने वाली जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जो इनको चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी वस्तुओं को गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक पोर्टल बनाया, एक वेबसाइट बनाई है GEM के नाम से, उसमें इन वस्तुओं को रख दिया है, और इनको बोला गया है, इन सारे विभागों को, इन सारे संगठनों को, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, कि आप जो यहां पर वस्तुएं हैं ना, वो इसी पोर्टल से आप खरीदेंगे,
ठीक है, तो इन पे अनिवार्यता कर दी गई है। तो वहीं पर बोला गया है कि इतना जो यहाँ पर ऑर्डर आया है वो 68 लाख से ज्यादा का आया है, और जो यहाँ पर बिजनेस हुआ है वो 1.87 लाख से ज्यादा का बिजनेस यहाँ पे हुआ है। अगर महिलाओं के एमएससी की बात करें तो यहाँ पर 15,000 करोड़ के आसपास के जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा पूरे करे गए हैं। तो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात भी करता है। तो ओवरऑल अगर इसकी समरी में आपको बताऊं तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को, और जो हमारे स्टार्टअप हैं यानी कि नवाचार की बात करते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो स्वायत्त पहल था इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जीईएम पोर्टल के अंतर्गत जो वस्तुएं जाती हैं उनका निर्माण यहीं से हो सके। चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं, चूंकि मेडिसिन की बात हुई है तो मेरे को बताइए ई संजीवनी क्या है, और दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ऑर्गन चिप के बारे में। ये मैंने आपको द हिंदू के विश्लेषण में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी दैनिक क्विज के अगले सत्र में। तब तक अपनी आप पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।